ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, है ना। एंड जो लास्ट टाइप ऑफ कंपनी अपन ने डिस्कस किया था दैट वाज होल्डिंग एंड सब्सिडरी एज वेल एज एसोसिएट कंपनी। आई होप वहाँ तक सबको क्लियर है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बोला गया था करके लाने के लिए, जो आप लोगों ने किए या नहीं किए लास्ट बेंच। बोलो, तुम ही बैठे हो लास्ट बेंच पे। हाँ तो बोलना, किए हो गए सारे क्वेश्चंस। हाँ, एंड व्हाट अबाउट यू? नॉट डन? प्लीज डू इट टुडे। ठीक है, प्रॉमिस। 2 दिन की छुट्टी थी तो भी नहीं किया। संडे को भी कोई क्लास नहीं था, मंडे को भी क्लास नहीं था। कर लेना चाहिए था, इससे थोड़ी ना चलेगा। देखो, उसके बाद लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी अपन ने पहले किया है ना। लिस्टेड कंपनी कौन सी, अनलिस्टेड कंपनी कौन सी, है ना। तो बताओ लिस्टेड कंपनी कौन सी थी? अ कंपनी विच गॉट एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एक्सेप्ट, ऐसी कोई कंपनी जो नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच आर इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, उसको अगर लिस्ट करा रही है तो वो कंपनी लिस्टेड नहीं कहलाएगा। ऐसा कुछ पढ़े थे? पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी पे, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, देखिए मैडम, फिर लेट हैं आप। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी in which not less than 51% of the paid up share capital is held by either central government or any state government, or jointly by the central government or any state government, or which is a subsidiary of a government company. Explanation: for the purpose of section 2 clause 45, the term paid up share capital shall be constructed as total voting power where shares with differential voting rights have been issued. देखिए, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? क्या बोला डेफिनेशन में? एनी कंपनी। ये क्या हो रहा है? ऐसी कोई भी कंपनी इन विच, इन विच क्या लिखा है? मेजोरिटी लिखा है या 51% लिखा है? एग्जाम में मेजोरिटी लिख के आते हैं स्टूडेंट, गलत है। ठीक है, इन विच कितना है? एटलीस्ट है, नॉट लेस देन है। तो एटलीस्ट और नॉट लेस देन दोनों सेम है, हाँ या ना? लेकिन तुम क्या लिखोगे? नॉट लेस देन। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में नॉट लेस देन लिखा हुआ है। इंटरप्रिटेशन वैसे निकल सकता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया डिफाइन गवर्नमेंट कंपनी, तो जो सेक्शन में डेफिनेशन दिया हुआ है ना, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन आपको लिखना है। ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें कम से कम 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल। बच्चे ने लिखा ऐसी कंपनी इन विच मेजोरिटी ऑफ द पेड अप कैपिटल। आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, आंसर इज रॉन्ग। मेजोरिटी और 51% में देयर इज अ डिफरेंस। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में भी, मेजोरिटी का मतलब होता है 50% प्लस 1, एंड 51% इज 51%। आई होप ये सबको क्लियर है। तो ऐसी कोई भी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सीधा एग्जांपल ले लेता हूँ। एक कंपनी है ए लिमिटेड, इस कंपनी में 26% ऑफ पेड अप कैपिटल
26% of paid up capital is held by राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एंड 19% ऑफ पेड अप कैपिटल is held by Maharashtra state government, and 6% of paid up capital is held by central government. बताइए क्या ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है? क्या ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है? तो कैलकुलेट करो कि गवर्नमेंट का होल्डिंग कितना है. 26 प्लस 19, 45, 45 प्लस 6, एग्जैक्टली कितना आ रहा है? 51% ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट इन कंबाइंड मैनर. अच्छा, काफ़ी बार स्टूडेंट ये भी लिखते हैं गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द कैपिटल, in which at least 51% of the capital is held by either central government, state government or combination of both central government and state government. वहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? डेफिनेशन में क्या बोला है? पेड अप कैपिटल. आपने लिखा कैपिटल, तो वहाँ पे कैपिटल का इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा? इशूड कैपिटल. मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है. फिर बोला कि अगर गवर्नमेंट कंपनी का कोई सब्सिडरी है, ठीक है, सब्सिडरी ऑफ एनी गवर्नमेंट कंपनी शैल आल्सो बी कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट कंपनी. सब्सिडरी ऑफ एनी गवर्नमेंट कंपनी शैल आल्सो बी कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट कंपनी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नहीं हो. तो उसको क्या मान रहे बेटा? डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी मान रहे. एक कंपनी है ए लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, इसका सब्सिडरी है XYZ लिमिटेड जिसमें गवर्नमेंट के पास एक भी % होल्डिंग नहीं है या 1% ऑफ पेड अप कैपिटल भी नहीं है XYZ लिमिटेड में. स्टिल इसको क्या मान लूंगा मैं? डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी. इज इट क्लियर? सर एक सवाल, क्या गवर्नमेंट कंपनी ए लिमिटेड को, मैं सर ने क्या बोला? गवर्नमेंट कंपनी बोला है ना. इस एग्जांपल में ए लिमिटेड क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है. तो क्या ए लिमिटेड के एम्प्लॉइज, क्या ए लिमिटेड के एम्प्लॉइज शैल बी कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? इस केस में क्या ए लिमिटेड के एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहा जाएगा? Whether employees of any government company shall be considered as government employees? Answer is no. ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं कहे जाएंगे. क्लियर है? प्लीज लिख लीजिए इतना. फिर एक और चीज बताएंगे यहाँ पे. Employees of government company shall not be considered as government employee. Employees of a government company shall not be considered as government employee. ठीक है ना सर? चल दूं आगे? एवरीवन चलो आगे. बोलिए सर. आगे देखिए, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया? पेड अप कैपिटल. तो पेड अप कैपिटल वर्ड यूज किया, इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होगा? यहाँ पे दोनों इंक्लूड होगा. इक्विटी भी इंक्लूड होगा एज वेल एज प्रेफरेंस भी इंक्लूड होगा. मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? ये जो डेफिनेशन है आपको गवर्नमेंट कंपनी का, इन जनरल सेंस अगर मैं बात करूँ तो इस डेफिनेशन को पढ़ के आपको क्या समझ में आता है? इन जनरल सेंस अगर अपन इस डेफिनेशन को इंटरप्रेट करें तो क्या समझ में आता है इस डेफिनेशन से? कि सर गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ऐसी कोई भी कंपनी विच इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. हाँ या ना? विच इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. एंड कंट्रोल किससे आता है? वोटिंग राइट से. एंड वोटिंग राइट किससे आता है?
इक्विटी शेयर से। वोटिंग राइट्स किससे आता है? इक्विटी शेयर से। लेकिन ये जो 51% ऑफ पेड अप कैपिटल वर्ड यूज हुआ है, इट विल नॉट इंक्लूड ओनली इक्विटी शेयर्स, इट विल नॉट ओनली इंक्लूड द इक्विटी शेयर्स, इट विल आल्सो इंक्लूड द प्रेफरेंस शेयर। तो अगर किसी कंपनी में मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है तो क्या वोटिंग राइट्स मिलेगा? अगर किसी कंपनी में मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है तो वेदर आई विल गेट वोटिंग राइट्स? यस और नो? नो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है कि इवन इफ गवर्नमेंट इज होल्डिंग 51% और मोर वोटिंग राइट्स, इवन इफ सॉरी उल्टा बोला मैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इवन इफ गवर्नमेंट इज होल्डिंग 51% और मोर paid up capital, still they may not have the majority of voting rights। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? नहीं समझ में आ रही है? देखिए, क्या वो तबीयत खराब है तुम्हारी? क्या हो रहा है? जुकाम हो रहा है और वॉमिट भी आ रहा है? अच्छा। और किसी की याद, किसी की याद भी आ रही है? नहीं, बंद कर दिया याद करना। देखो अभी कम नहीं है लिमिटेड, ठीक है? 26% ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सईद जी, ठीक है? 14% ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है? एंड 19% of paid up capital, 19% of paid up capital is held by राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये इक्वेशन बैठ रहा है। एंड कंपनी का जो टोटल इशूड कैपिटल है ना, उसमें से कंपनी ने 60% जो शेयर इशू किए ना, है ना, 60% जो शेयर इशू किए वो प्रेफरेंस शेयर है, एंड 40% ही क्या है? इक्विटी शेयर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है ऐसा? ऐसा हो सकता है, मालूम है? ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पेड अप कैपिटल है ना, ये सारे शेयर्स कौन से? ये सारे के सारे शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स, सारे के सारे शेयर्स कौन से? प्रेफरेंस शेयर्स। सिमिलरली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जो शेयर्स है ना, इसमें से 9% तो इक्विटी के फॉर्म में एंड 5% प्रेफरेंस के फॉर्म में। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? 9% तो इक्विटी के फॉर्म में एंड 5% प्रेफरेंस के फॉर्म में। तो भाई देखो, इसके ऊपर तो जीरो वोटिंग राइट्स है ना? और हम मानते हैं कि कंपनी ने इक्विटी शेयर्स विद इक्वल वोटिंग राइट्स से इशू किया हुआ है। इक्विटी शेयर्स विद इक्वल वोटिंग राइट्स का मतलब एक शेयर पे एक वोट, ठीक है? तो यहां पे कितना परसेंट वोटिंग राइट्स मिलेगा? 9% वोटिंग राइट्स मिलेगा। और यहाँ पे कितना वोटिंग राइट्स मिलेगा? 0%। और यहाँ पे मान लो कि 19% जो है ना पेड अप, वो सारे इक्विटी फॉर्म में है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 19% वोटिंग राइट्स इधर आ गए, ठीक है सर? इज इट क्लियर सबको? तो देखो, होल्डिंग कितना है गवर्नमेंट का? होल्डिंग कितना परसेंट का है? 59% का। लेकिन वोटिंग राइट्स कितना मिल रहा है? ये एक बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे 60-40 के रेशियो में इक्विटी प्रेफरेंस है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन ऐसा हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट गवर्नमेंट
में ऑन स्टैंड अलोन बेसिस, स्टैंड अलोन बेसिस मतलब या तो खुद से और विद द हेल्प ऑफ अदर गवर्नमेंट और एक सेकेंड, हाँ, और विद द हेल्प ऑफ अदर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कैन होल्ड 50% और मोर पेड अप कैपिटल, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनके पास क्या हो, उनके पास क्या हो, मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब इसका एक और पहलू है, इसका एक और पर्सपेक्टिव है, क्या उल्टा भी हो सकता है कि सर पेड अप कैपिटल तो 18% ही है, लेकिन जो 28% ही है, 28% जो पेड अप कैपिटल है ना सर, उसके ऊपर ना 60% वोटिंग राइट्स मिल रहा है। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जब कंपनी ने, वो कंपनी ने इशू किया हुआ है क्या, इक्विटी शेयर्स विथ डीवीआर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो दूसरे केस में क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है कि पेड अप कैपिटल कम है लेकिन वोटिंग राइट्स ज्यादा है। पहले वाले केस में क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है, पेड अप कैपिटल तो 51% से ज्यादा है लेकिन मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो नीचे एक नोट लगता है और वहां बोला गया कि अगर ऐसा कोई कंपनी, प्लीज ध्यान से सुनना, अगर ऐसा कोई कंपनी है जिसने इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर इशू किया हुआ है, तो वहां पे अपन 51% ऑफ पेड अप कैपिटल कंसिडर नहीं करेंगे डेफिनेशन में। क्या कंसिडर करेंगे? 51% ऑफ द वोटिंग राइट्स। तो इस डेफिनेशन को अगर आप कंक्लूड करो तो दो दो एस्पेक्ट में, दो कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। पहला, कंपनी विच हैज इशूड नो इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर, तो उस केस में वो गवर्नमेंट कंपनी कब बनेगा? व्हेन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, इन केस इफ द कंपनी हैज इशूड इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर, तो वहां पे गवर्नमेंट कंपनी कब कहलाएगा? व्हेन 51% ऑफ द वोटिंग राइट्स इज हेल्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो सर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि किसी भी कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? ये सबसे गलत कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, गलत पढ़ाया जाता है और गलत है। अगर मेरे पास किसी कंपनी के 5% वोटिंग राइट्स भी हो ना, स्टिल आई कैन कंट्रोल द कंपनी। ऐसे कैसे? मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास किसी कंपनी के 5% होल्डिंग भी हो, देखना, चेक करते एक बार ना। चलो अभी तो इंक्रीज कर लिया इन्होंने अपना होल्डिंग।
देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो एक बार। सर Darobji Tata Trust and Sir Ratan Tata Trust are the two biggest shareholders of Tata Sons with a combined stake of कितना ही है 50% है। तो 50% whether 50% will form the majority, आंसर इज नो। तो ये जो बुक्स वगैरह में पढ़ाया रहता है, क्या पढ़ाया रहता है कि 50% से ज्यादा होगा या मेजोरिटी होगा तभी कंट्रोल आएगा, ऐसा नहीं है। मैं बोलता हूँ 5% पे भी कंट्रोल आ सकता है। 5% पे कंट्रोल कैसे आएगा सर? अगर 5% होल्ड करने पर भी आप कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, 5% होल्ड करने पे भी अगर आप कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर मतलब आपसे ज्यादा शेयर किसी के पास है नहीं, स्टिल यू कैन कंट्रोल दी कंपनी। अब कुछ बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को मालूम है कि भाई रिजोल्यूशन पास करने का क्या रिक्वायरमेंट रहता है। कंपनी में कोई भी डिसीजन लिया जाता है बाय वे ऑफ पासिंग अ रिजोल्यूशन, एंड रिजोल्यूशन पास करने का क्या रिक्वायरमेंट है? मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग शैल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिजोल्यूशन, हाँ या ना? अब मान लो कि एक कंपनी है जिसके 10,000 मेंबर्स हैं, अब 10,000 में से सिर्फ 500 लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए आए। 500 में से मैं भी गया, मेरे पास कितना था? 5% वोटिंग राइट्स। और ये 500 में से सिर्फ 480 लोगों ने वोट किया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मेरे कंसेंट के बिना कोई भी रेजोल्यूशन पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास है 5% का 5% ऑफ 10,000। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरे कंसेंट के बिना यहाँ पे रेजोल्यूशन पास होगा ही नहीं, और जब मेरे कंसेंट के बिना अगर रेजोल्यूशन ही पास नहीं होगा तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ? कंपनी को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, आप कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर होने चाहिए in order to exercise control over the management of any company. यू शुड बी द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। अब लार्जेस्ट शेयर होल्डर आप 1% पे भी फॉर्म कर सकते हैं, 2 पे भी कर सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं, 0.5 पे भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन दी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, इक्विटी होल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस और नो? तो गवर्नमेंट कंपनी का जो डेफिनेशन है उसको दो पार्ट्स में बाइफरकेट करेंगे। पहला, ऐसा कंपनी जिसने इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर इशू नहीं किया हुआ है। तो केस में कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कब बनेगी? जब 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और अगर कंपनी ने क्या इशू किया हुआ है? इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर, तो वहां पे गवर्नमेंट कंपनी बनेगा when 51% of the voting rights is held by either central government or state government or combination of both central and state government. Is it clear? और वहां पे एक नोट भी लिख लेना, बोलना कि सर ने ऐसा लिखवाया था कि इफ अ पर्सन इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, अब वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर कितने पे बनेगा वो डिफाइन नहीं है, ही और शी कैन स्टिल कंट्रोल द कंपनी। लिख लीजिए ये सब चीजें। कौन सा? हाँ, वाला पॉइंट क्या? ये मीनिंग कैसे सेम है? नहीं समझा मैं तुम्हारा क्वेश्चन। मेजोरिटी ऑफ अगर वोट्स है, या ठीक है मेजोरिटी ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अगर लगा रखा है, तो उसमें ऑटोमेटिकली कंट्रोल डायरेक्टर का अपॉइंट करने का किसके पास आ जाएगा? किसके पास आ जाएगा कंट्रोल? गवर्नमेंट के पास आ जाएगा ना। गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होंगे ना। अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी को कंट्रोल कर रही है तो भाई अपने बंदे बैठाएगी ना। तेरा बिजनेस है, तुम्हारे पेरेंट्स का बिजनेस है ना। किस चीज़ का बिजनेस है? कंस्ट्रक्शन का। अब मान लो कि भाई मेरे पास मेजोरिटी डिसीजन लेने का पावर है, तो तुम्हारे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें मेजोरिटी लोग किसके रहेंगे? मेरे रहेंगे, तेरे रहेंगे? मेरे बैठाए होंगे ना। अगर आपके पास कंट्रोल आता है तो डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का पावर तो ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा ना उसके साथ। ठीक है, डन विद दिस, आगे बढ़ जाए।
उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, इनका जो मीनिंग है अपन लोगों ने पहले से डिफाइन किया हुआ है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है किसी भी एक्ट में, जिसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील हो सकता है, कैपेसिटी टू सू एंड बीइंग सूड इन इट्स ओन नेम है, कैपेसिटी टू होल्ड दी प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम है, ऐसे किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अपन क्या बोल सकते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी एंड एलएलपी इज वन ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी बट इट इज वन ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म। ठीक है, मैंने बताया था पहले भी, ये हो गया आपका बॉडी कॉर्पोरेट और ये हो गया क्या? कंपनी। कोई दिक्कत? तो ये पे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, कंसेप्ट पे आ जाते हैं, डोरमेंट कंपनी के कॉन्सेप्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोरमेंट कंपनी के कॉन्सेप्ट पे। अब डोरमेंट कंपनी क्या होता है? एनीवन बताइए आप। हम्म? जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है। देखिए, जब भी आप एक कंपनी बनाते हैं ना, तो कंपनी बनाने के लिए आपको एक प्रोसेस कैरी आउट करना पड़ता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, है ना? जब भी आप कंपनी बना रहे हैं, कंपनी बनाने के लिए आपको एक इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कैरी आउट करना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस एज डिफाइंड इन दी एज डिफाइंड इन दी कंपनीज एक्ट 2013। और जो लोग कंपनी बनाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन क्या बोलते हैं इन जनरल? अगर अपन बात करें तो जो लोग कंपनी बना रहे, कंपनी बनाने के लिए इनिशिएटिव ले रहे, उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रमोटर्स इन जनरल। हाउएवर प्रमोटर टर्म एग्जैक्टली डिफाइंड भी अभी एक्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो प्रमोटर्स कंपनी बना रहे बाय कैरिंग आउट दी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। आप इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस किसके पास फाइल करते हैं, किसके साथ पास कैरी आउट करते हैं? आरओसी के पास। आरओसी स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और आरओसी के रिस्पेक्ट में अपन ने पढ़ा था, एवरी स्टेट हैव वन आरओसी, है ना? मेरे को अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे रखना है, मेरे को अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे रखना है, जिस स्टेट में रखना है, उस स्टेट में जो भी आरओसी है, उस आरओसी के पास मुझे इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कैरी आउट करना पड़ेगा। एवरी स्टेट हैव वन आरओसी एक्सेप्ट महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, है ना? महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु के लिए दो आरओसी, याद रखना हमेशा। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए दो आरओसी है। ठीक है, तो एवरी स्टेट है वन आरओसी। मेरे को अपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस राजस्थान में रखना है, तो राजस्थान स्टेट के लिए जो आरओसी है उसके पास मुझे एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, है ना? फॉर गेटिंग माई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड। यहाँ तक सबको क्लियर है? फॉर गेटिंग माई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड। अब आरओसी चेक करता है, आपने सारे कंप्लाइंसेस पूरे किए इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, आरओसी चेक करेगा। आरओसी अगर सेटिस्फाई है that if all the compliances related to the incorporation of company have duly been carried out by the promoters, तो आरओसी आपको इशू करता है सर्टिफिकेट। क्या इशू करता है? सर्टिफिकेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ,
तुमने कंपनी क्यों बनाई? टू कैरी आउट सम बिजनेस ट्रांजेक्शंस, आइदर टू कैरी आउट सम बिजनेस ट्रांजेक्शन और नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन। मान लो कि आप लेटर ऑन उसको सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपने कंपनी बनाई, कंपनी बनाने के पीछे पर्पस क्या है? टू कैरी आउट सम बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपने कंपनी बनाई, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कैरी आउट किया, आरओसी ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया, आरओसी के पास एक रजिस्टर रहता है, उस रजिस्टर में आपका नाम एंट्री कर दिया। जब तक आपका कंपनी का नाम इस रजिस्टर्ड में है ना, तब तक आपकी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? लेकिन आपने कंपनी क्यों बनाई थी? आपने कंपनी क्यों बनाई थी? टू कैरी आउट बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जब आपने कंपनी बनाई थी टू कैरी आउट बिजनेस ट्रांजेक्शन, कंपनी बनने के बाद बिजनेस ट्रांजेक्शन करो, और अगर नहीं करोगे तो? कंपनी तुमने बनाई थी बिजनेस करने के लिए ना, अब तुम्हारी कंपनी बन चुकी है, बिजनेस करो, बिजनेस ट्रांजेक्शंस कैरी आउट करो, और अगर नहीं किया तो, अगर नहीं किया तो आरओसी में प्रोसीड टू स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। आरओसी में प्रोसीड टू कैरी स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। इट मीन्स सर, आप ऐसा बोलना चाहते हो दैट आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कमेंस विद देयर बिजनेस ऑपरेशन, and in case if company fails to commence with their business operation, ROC may proceed to strike off the name of your company। strike off name का मतलब ये जो नाम की एंट्री करी थी ना अपने रजिस्टर में, उसको काट देगा ROC। काट देगा तो तुम्हारी कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या हो गया? विल कम्स टू एन एंड। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ROC बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया में क्या बने, डमी कंपनीज। डमी कंपनीज का मतलब समझते हो? ऐसी कंपनीज विच एग्जिस्ट ओनली इन पेपर्स and which do not have any significant business transactions to carry out। क्योंकि इन डमी कंपनीज को यूज किया जाता है, कोई यूज में लिया जाता है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग पर्पसेस एंड ऑल। तो आरओसी नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी हो कंपनी बना करके, तो आरओसी क्या करेगा? आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? कब? इफ योर कंपनी फेल्स टू कमेंस इट्स बिजनेस ऑपरेशन, either it fails to commence its business operation or if your company has suspended its business operation। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद या तो बिजनेस किया ही नहीं, या इनिशियली बिजनेस ट्रांजैक्शन किए लेकिन अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या कर रखा है? सस्पेंड कर रखा है। तो जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शन सस्पेंड कर रखा है। सस्पेंड कर रखा है मतलब बंद कर रखा है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे थे लेकिन अभी बंद कर रखा है, और ऐसा करते हुए 2 साल से ज्यादा हो गया। सस्पेंशन 2 साल से ज्यादा का हो गया। अब सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? सस्पेंशन का मतलब होता है कि जितने बिजनेस एक्टिविटीज आप पहले कर रहे थे ना, वो सारे के सारे बंद है। अब मान लो कि पहले 4 बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे थे, 4 टाइप के बिजनेस कर रहे थे, 4 में से 3 तो कर रहे हैं, एक को बंद किया है, क्या उसको सस्पेंशन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो आरओसी ने क्या बोला? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद एवरी कंपनी हैव टू कमेंस देयर बिजनेस ऑपरेशन, and once the company have commenced their business operation they have to continue with their business operation, and in case of any failure ROC will proceed to strike off the name of company। ROC will proceed to strike off the name of the company। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? सर मेरा जो कंपनी है ना, अब सुनना ध्यान से, वो ना किसी प्रोडक्ट पे ना रिसर्च वर्क कैरी आउट कर रही है। मेरा जो कंपनी है वो किसी प्रोडक्ट पे रिसर्च वर्क कैरी आउट कर रही है, कोई इन्वेंशन पे काम कर रही है, और मेरा बिजनेस तब तक कमेंस नहीं हो सकता जब तक मेरा इन्वेंशन कंप्लीट नहीं हो जाता। या मेरा जो कंपनी है ना सर, कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जब वो प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा ना तभी मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन कर पाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या? मेरा कंपनी एक ऐसे माइक्रोचिप पे काम कर रही है जो ह्यूमन बॉडी में लगेगा, इन्वेंशन पे काम कर रही है, ह्यूमन बॉडी में लगेगा, और ह्यूमन बॉडी में जब वो माइक्रोचिप इंसर्ट होगा ना तो वो अलर्ट इशू करेगा किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक आने से 5 दिन पहले।
मतलब किसी को जब हार्ट अटैक आने वाला है ना, अभी तो हार्ट अटैक किसी को भी ऑल ऑफ सडन आ जाता है, और बहुत सारे डेथ्स भी हो रहे हैं, है ना, अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे डेथ्स हुए या हो रहे हार्ट अटैक की वजह से, और ऑल ऑफ सडन ऐसा हो रहा है। तो मैं एक ऐसे इन्वेंशन पे काम कर रहा हूँ, एक ऐसा चिप बना रहा हूँ जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, और वो क्या करेगा, जिस भी बंदे को हार्ट अटैक, बंदे या बंदी को हार्ट अटैक आने वाला है ना, वो 5 दिन पहले से अलर्ट इशू करेगा, सो दैट सच पर्सन कैन टेक एडिक्वेट मेजर्स टू प्रिवेंट दी हार्ट अटैक। बढ़िया इन्वेंशन है, इन्वेंशन है। इट मे और मे नॉट बी, इट मे और मे नॉट बी कंप्लीटेड, यस और नो। तो देखो मेरा कंपनी का नाम ए लिमिटेड, मेरी कंपनी का नाम ए लिमिटेड किस पे काम कर रहा है, इन्वेंशन। इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है सर 2023 में। अभी चिप पे काम कर रहा है, चिप बना रहा है, चिप जब बनेगा ना उसके बाद ही बिजनेस कर पाएंगे, करोड़ों रुपए में बेचेंगे इसको। लेकिन कब बेच पाएंगे, कब बेच पाएंगे, जब चिप बन के कंप्लीट होगा। आज की डेट में तो सिर्फ इन्वेंशन पे काम चल रहा है, और हमारा बिजनेस कमेंस ही नहीं हो सकता कब तक, जब तक ये इन्वेंशन कंप्लीट नहीं हो जाता। हाँ या ना। फिर क्या होता है, मैंने ना, जब मैंने कंपनी बनाया ना, कंपनी बना करके मैंने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन लगा दिया पहले, सो एज टू इंश्योर कि कोई और बंदा या कोई और कंपनी, कोई और ऑर्गेनाइजेशन मेरे प्रोडक्ट को कॉपी ना कर ले। पेटेंट के लिए एप्लीकेशन लगा दिया मैंने। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। पेटेंट किसको मिलता है, फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर को। आज काम मैं कर रहा हूं, पता चला कि उसके ऊपर पेटेंट किसी और ने ले लिया, तो मेरे को पहले प्रायोरिटी डेट क्लेम करना पड़ेगा कि देखो इस इन्वेंशन पे सबसे पहले काम करना मैंने स्टार्ट किया, तो जब मेरा इन्वेंशन कंप्लीट होगा तो पेटेंट मुझे मिलना चाहिए। अगर सेम प्रोडक्ट कोई और लेकर के आता है मार्केट में तो क्या रहेगा, कॉपीड रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या। तो कंपनी ने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन लगा रखा है और इधर इन्वेंशन पे काम कर रहा है। इन्वेंशन को कंप्लीट होने के लिए अभी टाइम है, 2 से 3 साल लगेगा। सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद बिजनेस स्टार्ट करना ही है, और अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हो तो आपके कंपनी का एग्जिस्टेंस ही मिटा देगा कौन, आरओसी। लेकिन इस कंपनी के साथ क्या मजबूरी है, दैट दे कैन नॉट commence with their business operation until and unless their invention gets completed, and there is a possibility that this invention may never gets completed। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। अभी प्रोसेस में है ना, प्रोसेस का एंड रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अभी तुम लोग पढ़ रहे, जरूरी थोड़ा ना कि तुम लोग पास हो जाओगे। यू मे और मे नॉट बिकम डैश डैश डैश, यस और नो। तो आरुषि ने बोला ऐसी कंपनी को, अच्छा अब एक काम करो, हम समझ गए आपकी बात, आप एक काम करिए, आप ना हमसे ना डोरमेंट कंपनी का ना स्टेटस ले लो और फिर मजे से इन्वेंशन पे काम करो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। डोरमेंट का मतलब क्या होता है, डोरमेंट मीन्स व्हाट, ये वर्ड सुने क्या पहले, डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब हो गया इनएक्टिव, जो तुम लोग अभी क्लास में हो, ठीक है। डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव, इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस ले लो आप, ताकि हमारे माथे का हेडेक कटेगा। हम भी समझ गए कि भाई आप किसी इन्वेंशन पे काम कर रहे हो, आपको इतना समय दिया इन्वेंशन कंप्लीट करने के लिए, आपका इन्वेंशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। और अगर आपका इन्वेंशन कंप्लीट नहीं हुआ तो जो समय दिया उस टाइम में कंप्लीट करो, नहीं होगा तो वी विल स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ योर कंपनी, ठीक है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, सो एज टू इंश्योर कि कोई भी कंपनी सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट ना करे, सो एज टू इंश्योर दैट कंपनी को यूज ना किया जाए एज अ चैनल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और फॉर एनी अदर काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज और इलीगल ट्रांजेक्शन्स। इज इट क्लियर सबको, क्लियर है सबको। देखिए अब पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ, एक बार आप इसको रीड कर लीजिए, देन आई विल डिस्कस।
A company may make an application to the registrar so as to obtain the status of a dormant company in the following two cases. पहला, it was formed and registered under Companies Act 2013 for a future project or to hold an assets or intellectual property. मैंने एग्जांपल दिया था, अपने एग्जांपल में क्या होल्ड करना था कंपनी को? पेटेंट. And it has no significant business transaction. It is an inactive company, and the application shall be made to the registrar in such form and manner as may be prescribed. ठीक है. अगर आपके पास इनकॉर्पोरेशन के बाद कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है करने को, तो आप एक काम करो, आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लो. आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लो. ठीक है. कोई दिक्कत? मीनिंग ऑफ इनएक्टिव कंपनी पढ़ लीजिए. A company which has not been carrying on any business or operations, or a company which has not made any significant accounting transactions during the last 2 financial year. Significant accounting transaction मतलब कोई मेजर बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं किया कंपनी ने लगातार 2 सालों तक. ठीक है. और अ कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर. इन कंपनीज को क्या करना है? या तो डोरमेंट का स्टेटस लेना है अगर किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, नहीं तो आरओसी क्या करेगा? इन कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देगा. इज इट क्लियर सबको? बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक. सबको क्लियर है यहाँ तक? इसको यहीं तक रीड करिए. सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए डोरमेंट कंपनी का इंटर लेवल पे. क्लियर है? अगर सीएस वाले बच्चे हैं तो आपको तो डोरमेंट कंपनी के ऊपर एक चैप्टर ही दिया हुआ है. ठीक है. जिसमें प्रोसीजर भी आपको दिया हुआ है फॉर गेटिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी. दैट वी विल डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर. है ना? इंटर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए सिर्फ डोरमेंट कंपनी का डेफिनेशन और डोरमेंट कंपनी का कंसेप्ट पता होना चाहिए. तो कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस कर लिया है. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोविजंस रिलेटेड टू निधि कंपनी. निधि कंपनी क्या होती है? आइडिया है किसी को? निधि कंपनी क्या होती है? हाँ, मेंबरशिप फंड लेती है और आपको और किसी को पता है क्या निधि कंपनी के बारे में? हाउ निधि कंपनी वर्क्स? और कैसे काम करती है? हाउ निधि कंपनी एक्चुअली वर्क्स. अब फॉर एग्जांपल समझना. अभी इस क्लास में मान लो 20 स्टूडेंट है. ठीक है. लेट्स से देयर आर 20 स्टूडेंट्स. अब 20 स्टूडेंट में से सबका बर्थडे आता है साल में, है ना? और उनके ऊपर पीयर प्रेशर होता है कि बर्थडे है तो क्या देना पड़ेगा? पार्टी देना पड़ेगा. पार्टी देना पड़ेगा तो क्या चाहिए? पैसा. वो लोग घर से पैसा मांगते हैं तो घर वाले 500 रुपये से ज़्यादा नहीं देते. अब 500 रुपये में पार्टी दे पाएंगे? नहीं. तो बेचारे आकर के मेरे को अपनी गाथा सुनाते कि 500 रुपये ही दिए घर वालों ने, अब मैं कैसे पार्टी दूँ सबको. परेशान होते, इधर उधर से बोरो करते, फिर धीरे धीरे रिपे करते, परेशान रहते. मैंने बोला एक काम करते, हम ना तुम्हारे बैच का ना एक फंड क्रिएट करते. उसमें क्या करने का है तुमको? हर महीने सबको हर महीने 300-300 रुपया जमा करना है ना? और जब भी जिसका बर्थडे आए वो क्या कर सकता है? वो पैसा विड्रॉ कर सकता है. कितना? 3600. 1 साल का ये फंड रहेगा. तो मान लो कि किसी स्टूडेंट ने 2 महीने का ही पैसा जमा कराया और तीसरे महीने उसका बर्थडे आ गया, तो जमा कितना कितना करा रखा है उसने? 2 महीने में 600. उसका बर्थडे थर्ड मंथ आ गया था, कितना विड्रॉ कर सकता है वो? 3600. तो उसका जो पर्पज है वो सॉल्व हो गया ना. कितने स्टूडेंट है इस फंड में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 20. इसका जो बेनिफिट है किसके लिए अवेलेबल है? इन 20 के लिए. कुछ इस तरीके से ही काम करती है क्या निधि कंपनीज. मेंबर्स से पैसा ले रही है, उनको मोटिवेट कर रही है किसके लिए?
towards savings. Members of such company are being motivated towards savings, है ना? उनसे पैसा लिया, पैसा एक फंड में लगाया, उनसे पैसा लिया, पैसा एक फंड में लगाया, और उस फंड में जो भी पैसा है वो यूज में लिया जाएगा for the mutual benefits of the members of such for the mutual benefit of the members of such company. Is it clear सबको? ठीक है, अब एक बार पढ़ लीजिए इसको. Nidhi or mutual benefit society means a company which central government may by notification in the official gazette declare to be a Nidhi or mutual benefit society. Mutual benefit society का मतलब क्यों बोला गया इसको ऐसा? Because benefits of, बोलो ना, such company shall be restricted to its benefits of such company shall be restricted to its members. Benefits of such company shall be restricted to its members. Done? सबको? Then CG may by notification in the official gazette direct that any of the provisions of this act specified in the notification shall not apply to any Nidhi or mutual benefit society, or shall apply to any Nidhi or mutual benefit society with such exemptions, modifications or adaptations as may be specified in the notification. इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है. In simple terms, ये याद रख लो निधि कंपनी के लिए. निधि means a company which has been incorporated as a Nidhi with the object of cultivating the habit of thrift and saving amongst its members. ये कंपनी क्या करता है? They receive deposits from members and lend it to its members only for their mutual benefit, and which complies with such rules as are prescribed by the central government for the regulation of such class of companies. कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इज कंपनी अ सिटीजन? तो ये अपन लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं. सिटीजनशिप सिर्फ किनको मिलता है? Who are naturally born in India. As per the Constitution of India, citizenship will be granted only to the person who is naturally born in India. And as a company is not naturally born, it is an artificial person, thus it will not have citizenship. Although it do not have citizenship, but it can enjoy some of the fundamental rights granted by the Constitution of India. मेरी बात समझ में आ गई सबको? Now, section 464, इलीगल एसोसिएशन. बताओ किस किस को क्या क्या चीजें पता है इसके बारे में? किस किस को क्या क्या चीजें पता है? इलीगल एसोसिएशन के बारे में कुछ चीजें पता है आपको? आज से पहले सुने हो, पढ़े हो, कहीं पे देखे हो? हाँ बताओ, तुम बताओ. देखिए, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये एक कॉन्सेप्ट को कवर करता है. कॉन्सेप्ट का नाम है इलीगल
इलीगल एसोसिएशन, एक सेकेंड, इलीगल एसोसिएशन, इलीगल एसोसिएशन एज द नेम सजेस्ट, नाम से क्या समझ में आता है? इलीगल एसोसिएशन मतलब ऐसा एसोसिएशन जो क्या है, प्रोहिबिटेड है बाय लॉ। यहाँ पे एसोसिएशन का मतलब है इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मोर स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें, क्या मतलब है? इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बोला कोई भी ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि फॉर्म किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट प्रॉफिट्स। बोलो ऐसा, बोलिए, कोई भी ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन which has been formed for the purpose of carrying out the for the purpose of carrying out any profits, है ना, for the purpose of carrying out any profit या for the purpose of carrying out any business for profit more specifically, तो उन एसोसिएशन ऑफ पर्सन में 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकता, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी नहीं है। कहीं कहीं पे आपने ऐसा कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाया जिसमें 50 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और अगर आपने उसको रजिस्टर नहीं कराया, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन आपने बनाया हैविंग मोर देन 50%, उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन का ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस टू कैरी आउट द बिजनेस फॉर प्रॉफिट, और अगर 50 से ज्यादा मेंबर्स हो गए तो आपको उसको कंपलसरी बेसिस पे रजिस्टर कराना पड़ेगा किसी भी एक्ट में, और अगर नहीं कराया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन मतलब लॉ उसको आइडेंटिफाई करने से मना कर देगा, लॉ आइडेंटिफाई करने से मना कर देगा मतलब दैट एसोसिएशन विल लूज द राइट टू सू, बिकॉज इन द आईज ऑफ लॉ वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, उनके पास राइट टू सू नहीं रहेगा। हाउएवर थर्ड पार्टी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट देम, क्योंकि थर्ड पार्टी की गलती थोड़ी ना है, उन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो। आप लोगों ने पार्टनरशिप में पढ़ा रहेगा कि नंबर ऑफ पार्टनर्स डिफाइंड ही नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? एक पार्टनरशिप फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? इट इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। उसका रेफरेंस कहां से मिलेगा? सेक्शन 464। पार्टनरशिप एक्ट में आपको कहीं नहीं बोला है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट में आपको ये भी बोला हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट मैंडेटरी। बोला है कि नहीं बोला है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट मैंडेटरी, ऐसा कहां बोला गया है? ऐसा कहां बोला गया है? पार्टनरशिप फर्म में, है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट मैंडेटरी, ऐसा बोला गया आपको पार्टनरशिप फर्म में। प्लस पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होंगे ये कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। उसका रेफरेंस कहां से लेना है आपको? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में भी क्या होगा? इट विल बी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन ना, है ना। तो पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ। जैसे ही नंबर ऑफ पार्टनर 50 से ज्यादा हुए तो उस पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरली रजिस्टर कराना पड़ेगा, आइदर अंडर कंपनीज एक्ट और एनी अदर एक्ट। ठीक है, लिखा है सेक्शन 464 प्रोहिबिट्स कैरिंग ऑन बिजनेस बाय एनी एसोसिएशन और पार्टनरशिप इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सच एसोसिएशन और पार्टनरशिप एक्सीड्स द प्रेस्क्राइब्ड नंबर। प्रेस्क्राइब्ड नंबर कितना है? 50। अभी के लिए 50 है, जिसको बढ़ा करके फ्यूचर में बढ़ाया जा सकता है, 100 तक किया जा सकता है। फॉर द टाइम बिंग लिमिट कितना है? 50। उसको बढ़ा करके कितना कर सकते हैं फ्यूचर में? 100 तक कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सर एक सवाल है, नॉलेज एकेडमी के ना 60 स्टूडेंट्स ने मिलकर के ना एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाया, और इनका काम क्या है मालूम है? सोशल वेलफेयर। क्या काम है? सोशल वेलफेयर। 60 हो गए, अनरजिस्टर्ड है, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। क्या ये लीगल एसोसिएशन कहलाएंगे? नो। क्यों? ऑब्जेक्ट क्या है?
प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो ऑब्जेक्ट अगर प्रॉफिट कमाना नहीं है तो सेक्शन 464 वहाँ पे एप्लीकेबल, बोलिए ना, सेक्शन 464 वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देखिए, चलिए फिर से पढ़ते हैं एक बार। सेक्शन 464 प्रोहिबिट्स करता है कैरिंग ऑन बिजनेस बाय एनी एसोसिएशन और पार्टनरशिप इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सच एसोसिएशन और पार्टनरशिप एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड नंबर, and the prohibition under section 464 is attracted if the following conditions are satisfied. The association or partnership consists of more than such number of person as may be prescribed. कितने नंबर है अभी? 50 हैं, जिसको बढ़ा करके फ्यूचर में 100 तक किया जा सकता है। And the association or partnership is formed for the purpose of carrying any business for, आगे लिख दूं मैं, profits लिखा हुआ है यहाँ पे। The association or partnership is not registered as a company under Companies Act and is not under any other law for the time being in force. बोला 50 से ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा हुए तो आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा लो, चाहे तो कंपनीज एक्ट में करवा लो चाहे किसी भी दूसरे एक्ट में करा लो, लेकिन रजिस्ट्रेशन विल बिकम कंपलसरी। Registration will become compulsory, and if not registered then it will be considered as an illegal association as defined under section 464 Companies Act 2013। अब समझना कि ये अपने आप में इतना स्पेशल प्रोविजन है, आपको सेक्शन का रेफरेंस देना ही पड़ेगा और याद रख सकते हो ना यार, सेक्शन 464 इलीगल एसोसिएशन, बोलो 2-3 बार बोल जाओ तो 464 इलीगल एसोसिएशन, 464 इलीगल एसोसिएशन, 464 इलीगल एसोसिएशन, बात खत्म। ठीक है, अब ये सेक्शन कहां पे एप्लीकेबल नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्ट्रावेंशन पढ़िए एक बार। Where an association or partnership carries on business in contravention of the provision of this section, every member of such association or partnership के ऊपर फाइन लगेगा, कितना? 1 लाख रुपए तक का, और प्लस उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन के सभी डेप्ट्स के लिए दे ऑल विल बिकम पर्सनली लायबल। प्लस एक और चीज लिख लेना, दे shall not have any right to, क्या होगा बेटे, to sue against the third party. They shall not have any right to sue against the third party. They will lose their right to sue against the third party. ठीक है, they will lose their right to sue against the third party. क्लियर है? नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब थोड़ी ना पर्सनली लायबल होंगे। आप पर्सनली लायबल नहीं रहो इसलिए आप रजिस्ट्रेशन करा लो। समझाने में तो देखो, पार्टनरशिप इज वन ऑफ अ मोड ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन ना। अपार्ट फ्रॉम पार्टनरशिप दूसरे भी मोड ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकते हैं ना, ये उनके रेफरेंस में बोला गया है, देयर लायबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड। ठीक है, फिर ये सेक्शन कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो कोई भी एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब देखो, एचयूएफ भी तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एचयूएफ एक्सीड्स 50, 50 है ना, हाँ 50, whether their registration will become compulsory? No, क्योंकि ये सेक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर HUF में नंबर ऑफ मेंबर्स 50 से ज़्यादा एक्सीड हो जाएं तो उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं रहेगा। ठीक है, then any association or partnership if it is formed by the professionals who are governed by any special act, एग्जाम्पल है LLP, है ना। कोई भी LLP फॉर्म बाय द प्रोफेशनल्स, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 50 से ज्यादा हो सकते हैं और वहां पे सेक्शन 464 अप्लाई नहीं होगा। तो ये सिर्फ कान घुमा के बात करने की बात कर रहे हैं। LLP का रजिस्ट्रेशन पहले से ही क्या होता है, फ्रॉम डे वन ही क्या होता है, कंपलसरी होता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या?
तो ये आपका खत्म हो जाता है सेक्शन 464। आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1.21 एंड 1.21 और उसके आगे वाला एग्जाम्पल, ये दोनों आप पढ़िए प्लीज, होमवर्क में लिख लीजिएगा और इसको करके लाइएगा। डन। तो आपको बाय द एंड ऑफ दिस क्लास 4 होमवर्क करने हैं, 4 क्वेश्चंस करने हैं। 2 तो थे आपके होल्डिंग सब्सिडरी से रिलेटेड एंड 2 है इलीगल एसोसिएशन से रिलेटेड। यू विल बी डूइंग इट, है ना? और जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आई विल डिस्कस। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। टाइप्स ऑफ कंपनी यहाँ पे खत्म हो जाता है।